विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश को देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है। और इस चैप्टर का सारांश को देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसका सारांश को देखते हैं। चलिए, क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है। भीमराव अंबेडकर इनका लेखक है और पाठ का सारांश को देखेंगे। ठीक है, चलिए। लिखा गया है कि प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब का प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कहाँ से लिया गया है? बाबा साहेब के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है। जिसको जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में पढ़ने के लिए बाबा साहेब ने लिखा था। और जिसको जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी इस भाषण को पढ़ने के लिए लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा गया है? आगे है कि भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के जो भावी नागरिक है उसके लिए यह जो भाषण है एकदम शिक्षाप्रद है, मतलब शिक्षा योग्य है। इससे कुछ सीखने को मिलेगा। क्या है आगे लिखा हुआ? यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। देखिए, यह एक विडंबना है कि अभी भी जातिवाद को पोषक, मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले आदमी यानी व्यक्ति की कमी नहीं है। उनके समर्थन के अनेक आधार है। उनके समर्थन के क्या है? अनेकों तरीका है, अनेकों आधार है। पहला आधार है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है किसको कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ध्यान से, अगर आप लोग पूरा बुक नहीं पढ़े हुए हैं, मात्र 5 से 10 मिनट में इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा सारांश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एकदम बनेगा। जो आधुनिक सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए पूछा जाएगा कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। और किसको मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है कि जातिवाद के समर्थकों के इस तर्क के खंडन में बाबा साहेब ने आपत्ति दर्शाई है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। क्या है? जाति प्रथा क्या है? आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो आप बताइएगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है कि सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। देखिए, जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन के व्यवस्था में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित, आगे क्या है? विभाजित वर्गों का क्या है? विभाजित वर्गों का एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करा देती है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? यहाँ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। आगे है
कि भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं, उसके कार्यकुशलता या सक्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि आज का भारतीय श्रम विभाजन जातिगत के आधार पर है। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि के आधार पर श्रम विभाजन नहीं है। देखिए भारत के जो श्रम विभाजन है मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है। मतलब जैसे कि उसका पापा जो काम कर रहा है इस जात के लोग, उसका बेटा भी यही काम करेगा, ठीक है। उसके अगर उसको दूसरा काम करने का मन है तो ये नहीं है। उसके कार्यकुशलता या सक्षमता के आधार पर नहीं, मतलब उसको जो कार्य करने में जो कुशल होगा उसके आधार पर नहीं, और योग्य जो सक्षम होगा उसके आधार पर भी नहीं, बल्कि आज का भारतीय श्रम विभाजन जातिगत के आधार पर है। बल्कि आज का जो भारतीय श्रम विभाजन क्या है, जातिगत के आधार पर है। बच्चा गर्भ में रहता है उसी समय उसके लिए श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो जीवन भर माता पिता के आधार लेकर पेशा का निर्धारण कर लेता है, चाहे वह उस पेशा में कुशल हो या न हो। देखिए बच्चा जब गर्भे में रहता है तो उसको श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि ये करेगा वो करेगा, जो जीवन भर माता पिता के आधार लेकर पेशा चुन लेता है, चाहे वह उस पेशा में खुश हो या नहीं हो। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि उसकी रुचि उस पेशा में हो या नहीं हो, उसके बाद वह भले ही अकुशलता के कारण भूखे मर जाए, उससे कोई माने मतलब नहीं है। देखिए उस काम में उसको मन लग रहा हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो काम वह कर रहा है वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय जाति प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देती है। देखिए जो भारतीय श्रम विभाजन है, जाति है, प्रथा किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को पेशा चुनने का अधिकार नहीं देता है, जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। जो क्या है, भारत में एक बेरोजगारी का क्या है, प्रमुख कारण बना हुआ है। आगे क्या है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी क्या है, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। देखिए जाति प्रथा द्वारा क्या है, जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। मतलब कि जाति प्रथा द्वारा जो विभाजन किया गया है वो मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं है। मन मतलब हमार मन ई काम करना है तो ई काम नहीं कर सकता है, तो वही है, जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग अपना कार्य अरुचि या विवशता से करते हैं उनका दिल दिमाग काम में नहीं लगता है, फिर उन्हें कुशलता कैसे प्राप्त होगी। जब मान लीजिए उस काम में उसका मन लगवे नहीं करेगा तो उसका दिल और दिमाग लगेगा, नहीं लगेगा, और वह उस काम को ठीक से कर भी नहीं पाएगा। आगे क्या है, इस प्रकार हो सकता है कि जातिवाद द्वारा किया गया श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक है। देखिए इस प्रकार हो सकता है कि जातिवाद द्वारा जो श्रम विभाजन किया जाता है वो क्या है, स्वाभाविक नहीं है बल्कि क्या है, अस्वाभाविक है, जो मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है, जो मनुष्य को क्या कर देती है, निष्क्रिय बना देती है, मतलब असफल बना देती है, ठीक है। और उसको आगे जब उसका मन ही नहीं लगेगा उस काम में तो वह उस काम को सही ढंग से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि बाबा साहेब के अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का होना आवश्यक है। देखिए बाबा साहेब के अनुसार स्वतंत्र भारत के लिए, सच्चे भारत के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए और भ्रातृत्व का भाव यानी भाईचारे का भाव होना चाहिए। क्योंकि आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित रहे। क्या समाज में क्या होना चाहिए, एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित रहे, सब भाईचारे का भाव होना चाहिए, ठीक है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबको समान भागीदारी होना चाहिए, और आदर्श समाज में चाहे वो उच्च वर्ग का हो नीच वर्ग का हो सभी को समान हिस्सा होना चाहिए, समान भागीदारी होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है,
क्या है, लोकतंत्र केवल एक शासन की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है, ठीक है। तो यह इसी पर इतना लिख दीजिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो सारांश। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह सारांश का सीरीज कैसा लग रहा है, इसी तरह पूरा हिंदी का सारांश रोज़ एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ।